चलो बच्चों, तो आज हम लोग एसएस में चैप्टर नंबर 18 शुरू करते हैं, जिसका नाम है प्राइस राइज एंड कंज्यूमर अवेयरनेस। आपके टेक्स्ट बुक का इम्पॉर्टेंट चैप्टर में से एक है ये, और दूसरा जनरल नॉलेज के लिए भी ये चैप्टर बहुत अच्छा है। ठीक है, हाँ, कंज्यूमर अवेयरनेस के बारे में है, जिसमें आप लोगों की अवेयरनेस के लिए बहुत अच्छी बातें इसमें लिखी गई है। लेकिन आज पहला टॉपिक हम लोग देखें प्राइस राइज। प्राइस राइज मतलब क्या कहते हैं? सिंपल, प्राइस का बढ़ना। वो कहते हैं ना भाई, भाव वधारा, भाव का बढ़ते जाना। बरोबर। हमारे इंडिया में जो भी इकोनॉमिक, जो भी सोशल प्रॉब्लम्स है ना, उनमें से एक प्रॉब्लम ये भी है प्राइस राइज की। हाँ, प्राइस राइज भी हमारे इंडिया में एक प्रॉब्लम है कि यहाँ पर प्राइस इतनी ज़्यादा और इतनी जल्दी जल्दी बढ़ता जा रहा है कि जिसकी वजह से जो पुअर पीपल है ना, वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं इनकी वजह से। जनरली प्राइस राइज मतलब ये कहलाता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट का, कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी कॉमोडिटी, या इवन समझो मार्केट में सभी चीज़ों का कंटिन्यूसली प्राइस बढ़ते जाना, तो उसे प्राइस राइज कहते हैं। प्राइस राइज एक्चुअली बेनिफिशियल होता है, एक्चुअली फ़ायदे कारक होता है, लेकिन अगर एक लिमिट तक बढ़े तो। प्राइस राइज एक लिमिट तक हो ना, तो वो फ़ायदे कारक होता है, जिससे हमारी कंट्री का डेवलपमेंट कहलाता है वो। हाँ, सही बात है कि भाई पहले के टाइम में, आपको ध्यान है भाई, पहले के टाइम, आज़ादी से भी पहले के टाइम में यहाँ पर जो भी मनी वैल्यू थी, उसमें अगर गिना जाए ना, तो हर चीज़ बहुत ही सस्ते में मिलती थी, बहुत सस्ते में। ठीक है, एक जस्ट एग्जाम्पल कि आप लोगों को अगर मूवी देखने भी जाना हो ना, तो 2 रुपये में टिकट मिल जाती थी। कितने रुपए में? 2 रुपये में। ठीक है, आज से पहले जब समझो ब्रिटिशर्स का टाइमिंग था, या जब आज़ादी मिली थी उस वक्त का टाइमिंग, इतने सस्ते में भी चल जाता था। लेकिन आज 2 रुपये में चल जाता है। आज 2 रुपये के पीछे 2 ज़ीरो भी लगाने पड़ते हैं। ठीक है ना, तो मूवी देखने को मिलती है। ऐसा होता है ना अब तो। सही बात कि नहीं? तो देखो, ये जो है, जो प्राइस राइज हुआ ना, कि हम जैसे इस प्राइस से इस प्राइस तक पहुँचे, तो ये डेवलपमेंट भी कहलाता है। ये क्या कहलाता है? डेवलपमेंट भी कहलाता है। कि पहले जिसका प्राइस, जो क्या कह सकते हैं, हर एक चीज़ का प्राइस वो अठन्नी में, चवन्नी में, आने में, एक एक आना भी गिना जाता था। 1 रुपये में 16 आने होते थे, तो एक एक आना भी गिना, एक पैसा भी गिना जाता था। 1 रुपये में 100 पैसे, तो एक पैसा भी गिना जाता था कि एक पैसे का एक चॉकलेट मिलता था। मतलब 1 रुपये में तो 100 चॉकलेट मिल जाए, ऐसा भी था। अब ऐसा है, अब 1 रुपये में एक चॉकलेट मिलता है कि नहीं? तो ये जो प्राइस राइज हुआ ना, जो इन चीज़ों का ऐसे प्राइस बढ़ता है, तो वो बेनिफिशियल है, जिससे कहलाता है कि हाँ, हमारी कंट्री ने डेवलपमेंट किया। लेकिन जब प्राइस एक लिमिट से ज़्यादा बढ़ने लगता है ना, लोगों की इनकम इतनी नहीं बढ़ती और उसके कंपैरिजन में उसकी प्राइस इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है, तो फिर वो प्राइस राइज कहलाता है। ठीक है, तो फिर वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है कि नहीं? क्या अगर ऐसा हो, एक सिंपल सी इक्वेशन, फिर कॉम्प्लेक्स बातें तो हम लोग पढ़ेंगे। एक सिंपल सी बात ये है कि अगर जो है वो मेरी इनकम पहले 10,000 रुपये थी, पहले 10,000 रुपये मेरी पहले इनकम थी, और उसमें मेरे घर का खर्चा 8,000 रुपये होता था, 2,000 रुपये सेविंग होती थी। बराबर। कि अब मेरी इनकम बढ़ गई 10 की जगह 15,000। अब मेरी इनकम बढ़ी 15,000 रुपये। ठीक है, और प्राइस भी तो सब चीज़ों का बढ़ेगा ना, तो खर्चा जो पहले मेरा 8,000 होता था, अब उसकी जगह 10,000 हो रहा है। तो प्राइस तो बढ़ेगा ही हर चीज़ का, लेकिन अगर इस तरह से बढ़े ना, तो वो फ़ायदा देता है कि मेरी पगार 10 से 15 हो गई, लेकिन खर्चा 8 से 10 हुआ। मतलब पहले जो मेरे 2,000 सेविंग होती थी, अब 5,000 सेविंग हो रही है। तो भले प्राइस राइज हुआ, मुझे तो फ़ायदा हुआ ना। बराबर ना? ये बेनिफिशियल है ना, है कि नहीं? और वो भी एक इंसान के लिए नहीं, जब इंडिया में हर किसी के लिए ऐसा होता हो, तो प्राइस राइज फ़ायदा देता है। नहीं तो खाली रिच लोगों की इनकम बढ़ती जाए और पुअर पर्सन और पुअर होते जाएं, तो वो प्राइस राइज नुकसान देगा। बराबर ना? कि अब अगर यही सिचुएशन हो कि भाई मेरे पहले 10,000 पगार थी और खर्चा 8,000 का था, वो पगार बढ़ के 10,000 की जगह 15,000 हो गई, लेकिन खर्चा जो है वो 8,000 की जगह अब 14,000 हो गया, 14,000 हो गया। तो मतलब पहले मेरी 2,000 की सेविंग होती थी, अब 1,000 की सेविंग हो रही है। तो ये प्राइस राइज नुकसान कारक है। बराबर। ये प्राइस राइज जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। सही बात है ना? कि इसमें जो पुअर पर्सन होते हैं
उनकी अगर इनकम बढ़ती भी है ना तो उसके सामने प्राइस इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि वो जिस कंडीशन पे थे उसी कंडीशन पे रह जाते हैं, उल्टा और नीचे हो जाते हैं, है कि नहीं। जैसे मैंने यही एग्जांपल दिया कि 10 के सामने पहले 8 खर्चा था तो 2000 पहले जो है वो बचते थे मेरे, लेकिन मेरी इनकम बढ़ी, मैं खुश हुआ, लेकिन सामने सब चीज़ों का प्राइस भी इतना बढ़ गया कि अब 8 की जगह 14,000 का खर्चा हो जाता है और अब सेविंग मेरी 1,000 ही हो रही है। क्या पता अगले साल फिर मेरी पगार बढ़े लेकिन खर्चा इतना बढ़ जाए कि अब तो सेविंग करने का बचे ही नहीं। कहते ना कि भाई सेविंग बचेगी ही नहीं फिर मेरी। तो ये प्राइस राइज फिर नुकसान कारक है ना। इस प्राइस राइज में जो रिच पर्सन हैं उन्हें कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो रिच पर्सन हैं उनके लिए अगर थोड़े से प्राइस बढ़ भी गई तो उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जो पुअर पर्सन हैं वो और ज़्यादा पुअर होते जाते हैं। ठीक है, प्राइस राइज में सबसे ज़्यादा नुकसान किसको होता है? तो पुअर पर्सन को। समझ आ रहा है ना। तो ये प्राइस राइज एक्चुअली क्यों होता है, किस तरह से होता है, वो अब हम लोग इन कॉन्सेप्ट के थ्रू समझें। ये तो जनरल बात हुई कि भाई प्राइस राइज कुछ लेवल तक होना बेनिफिट है, अच्छा है, जिससे पता चलता है कि हमारी कंट्री का डेवलपमेंट हो रहा है कि नहीं। नहीं तो अभी भी हम लोग पहले की तरह एक एक पैसा एक एक आने में अगर काउंट करते, ठीक है, अपनी वैल्यू न बढ़ाते, तो आज पूरे वर्ल्ड के सामने हमारे स्टेज, हमारी कंडीशन एकदम लो होती। सही बात है ना। ये धीरे धीरे पैसे बढ़ना तो वो बेनिफिट है, लेकिन बहुत ज़्यादा बढ़ जाना तो वो लोगों के लिए नुकसान करता है। और ये प्राइस राइज एक्चुअली क्यों होता है, वो अब ये मेन पॉइंट, अब कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर करें कि रीजंस फॉर प्राइस राइज क्यों होता है। तो सबसे पहला रीज़न और सबसे मेन रीज़न यही है, ये सब तो अदर रीजन्स हैं, ये सब अदर रीज़न है। मेन रीज़न ये है, इंक्रीज इन मॉनेटरी सप्लाई। इंक्रीज इन मॉनेटरी सप्लाई, मॉनेटरी मतलब मनी सप्लाई, कि जब मार्केट में मनी सप्लाई बढ़ जाता है, मनी सप्लाई बढ़ जाना मतलब कि जब लोगों के पास पैसे ज़्यादा आ जाते हैं तो प्राइस राइज होता है। अब लोगों के पास पैसे ज़्यादा आ जाए मतलब इसका मतलब है, तो आप लोग तो सोचोगे ये तो फ़ायदा होता है कि भाई मेरे पास पहले जितने रुपए थे अगर मुझे ज़्यादा रुपए मिल जाए तो ये तो मेरे लिए फ़ायदा हुआ, लेकिन ओवरऑल पूरी कंट्री के लिए वो प्राइस राइज क्रिएट करता है। कैसे? तो पहले एक सिंपल सी साइकिल समझो, फिर आगे उसे और क्लियर करते हैं कि जनरली ऐसे होता है कि कोई भी चीज़ का प्राइस बढ़ता या कम होता है ना, वो किसकी वजह से पता है? उसकी डिमांड एंड सप्लाई की वजह से। किसकी वजह से? डिमांड एंड सप्लाई। ये दो चीज़ें हर एक ऑब्जेक्ट की प्राइस पे इफ़ेक्ट करती हैं, डिमांड एंड सप्लाई। कि जब डिमांड ज़्यादा हो और सप्लाई कम हो, ठीक है, सीधा सा लॉजिक ध्यान रखना, क्योंकि इसी लॉजिक पे ये पूरा टॉपिक टिका हुआ है, इसी लॉजिक पे कि जब डिमांड ज़्यादा हो और सप्लाई कम हो तो उसकी प्राइस बढ़ जाती है, तो प्राइस राइज होता है, बराबर ना। जब डिमांड ज़्यादा और सप्लाई कम। अब क्या डिमांड और सप्लाई वो बता रहा हूँ कि जैसे सपोज़ मेरी शॉप है एक, ठीक है, एक छोटी सी शॉप का एग्जांपल लेते हैं ना, फिर ओवरऑल कंट्री के बारे में भी समझेंगे। कि सपोज़ मेरी एक शॉप है, ठीक है, कि मैं उस शॉप पे अगर सपोज़ के कोई भी बिस्किट बेच रहा हूँ, ठीक है, बिस्किट के पैकेट्स जो पार्ले जी आते हैं या टाइगर बिस्किट या जो भी एग्जांपल ले लो आप, कि चलो मैं पार्ले जी बिस्किट मैं वहाँ पर बेच रहा हूँ, बराबर। डिमांड मतलब वो कहलाती है कि रोज़ कितने लोग मुझसे वो पार्ले जी बिस्किट खरीदने आ रहे हैं, ठीक है, वो डिमांड कहलाती है। कि भाई रोज़ क्या है ना, रोज़ के 50 लोग तो आते ही हैं मुझसे वो बिस्किट का पैकेट खरीदने, मतलब ये डिमांड है। ये क्या कहलाई? ये डिमांड कहलाई कि हाँ भाई कम से कम 50 लोगों को तो रोज़ चाहिए ही चाहिए, ये वो रोज़ आते हैं, बराबर। और उसके सामने सप्लाई मतलब वो कहलाता है कि मेरी शॉप में कितनी चीज़ें पड़ी हुई हैं, कितने पैकेट्स पड़े हुए हैं, वो सप्लाई कहलाता है। सप्लाई मतलब मैं कितना दे रहा हूँ कस्टमर को, वो सप्लाई हुआ ना, बराबर ना। कि भाई मेरे शॉप में है ना, मैंने 1000 पैकेट पार्ले जी के रखे हुए हैं, ये मेरा सप्लाई हुआ, ये स्टॉक हुआ और उसमें से मैं कस्टमर्स को देता रहूँगा, वो सप्लाई, बराबर। तो डिमांड मतलब कस्टमर कितना मांग रहे हैं,
वो डिमांड कहलाती है। सप्लाई मतलब कि जो बिजनेसमैन होता है वो कितना दे रहा है, ये सप्लाई कहलाता है। और जब जब डिमांड बढ़ जाती है और सप्लाई कम हो जाता है, अब समझो कि भाई मेरे पास, जस्ट एग्जांपल कि भाई मेरे पास मेरी शॉप में पार्ले जी के सिर्फ जो है वो अब 50 पैकेट ही पड़े हुए हैं। कितने पैकेट हैं? 50 पैकेट। ये मेरा सप्लाई कि अब 50 पैकेट हैं, लेकिन मांगने के लिए आज मेरे पास 70 पीपल आ चुके हैं। 70 पीपल आ चुके हैं जो बोल रहे हैं कि भाई मुझे पार्ले जी का पैकेट चाहिए। मतलब क्या हो गया पता है? कि डिमांड ज़्यादा हो गई। डिमांड ज़्यादा हो गई, सप्लाई कम है। लोग मांगने वाले ज़्यादा हैं, मेरे पास है नहीं देने के लिए, बराबर ना। उनको 70 पैकेट्स चाहिए पार्ले जी के, मेरे पास 50 पैकेट्स ही हैं। तो मैं क्या करूँगा पता है? क्या करूँगा? जनरली बिजनेसमैन क्या करते हैं, ऐसे नहीं करेंगे, कभी भी ऐसे नहीं करेंगे कि भाई चलो जो पहले 50 आ गए उसको चुपचाप दे दिया। ऐसे बहुत कम करते हैं। जनरली वो क्या करेंगे पता है? वो सबको ये कह देंगे कि देखो भाई 10 रुपये का पैकेट है, मेरे पास आखिरी 50 पैकेट पड़े हैं, जिसको जिसको चाहिए ना 10 की जगह 12 रुपये में दूंगा मैं। क्या होगा कि 10 की जगह 12 रुपये में दूंगा अब मैं, कि भाई आखिरी बचे हुए हैं, चाहिए तो ले जाओ। आप लोगों को ये एक्सपीरियंस होगा, या आप कोई भी शॉप पे जाते हो ऐसे ही करते हैं ना सब। उनके पास आखिरी में पड़े हुए होते हैं ना स्टॉक, तो वो यही कहते हैं कि देखो आखिरी आखिरी में पड़ा हुआ है, अब चाहिए अगर कंपलसरी तो 10 की जगह 12 में दूंगा, चाहिए तो ले जाओ नहीं तो और कोई ले जाएगा। तो फिर जिसको ज़रूर होगी ना, जिसको डिमांड होगी ना, तो वो 10 की जगह 12 में भी लेके जाएगा। तो इसीलिए कहते हैं कि जब डिमांड ज़्यादा होती है और सप्लाई कम है तो प्राइस राइज बढ़ जाता है। तो प्राइस राइज होता है, प्राइस बढ़ जाता है उसका, बराबर ना। आप कोई शॉप पे जा रहे हो और वहाँ पर जो है वो कोई एक ही आखिरी प्रोडक्ट पड़ा हुआ है और बहुत डिमांड है, पूरा बाजार घूम के आए, कहीं नहीं मिल रहा है, वो आखिरी पड़ा हुआ है, तो वो शॉपकीपर है ना जानबूझ के उसका प्राइस आपसे ज़्यादा लेगा, लेगा ना, बराबर ना, क्योंकि डिमांड है इसीलिए। अगर डिमांड नहीं होती ना, कोई खरीद ही नहीं रहा है, डिमांड अगर नहीं होती, हाँ, कोई एक पुराना जो है कोई बिस्किट का पैकेट या कोई भी नहीं खरीद रहा है, तो वो बेचने वाला ना सस्ते में भी बेच देगा, चलो 10 की जगह 8 में भी ले जाओ भले इस पैकेट को, क्योंकि डिमांड नहीं है, बराबर ना। कोई खरीद ही नहीं रहा है, तो जो खरीदने वाला एक भी मिल गया तो चलो 10 की जगह 8 में ले जाओ। लेकिन अगर डिमांड ज़्यादा होगी कि भाई खरीदने वाले बहुत सारे हैं लेकिन सप्लाई कम है, अगर बेचने वाले बहुत कम हैं, तो जो बेचने वाला होगा ना वो प्राइस बढ़ा कर बेचेगा। और फिर है ना, फिर कस्टमर को आदत पड़ जाती है, फिर कस्टमर को आदत पड़ जाती है कि 10 का पैकेट 12 में मिल रहा है, तो जो वो बेचने वाला होगा ना वो हमेशा फिर 12 में ही बेचेगा। क्योंकि मार्केट में अक्सर ऐसा होता है कि जिस चीज़ की प्राइस एक बार बढ़ गई ना तो फिर कभी कम नहीं होती, बराबर ना, वो कभी भी कम नहीं होती। यही पार्ले जी का ये एग्जाम्पल शायद आप लोगों को ध्यान हो कि पहले वही एक पैकेट 2 रुपये में मिलता था, बढ़ के 3 हुआ, 4 हुआ, 5, अब 5.5। तो ये बढ़ता ही जाता है, कम कभी होता है नहीं, है ना, प्राइस राइज कम नहीं होती। तो ये एक चीज़ ध्यान दो, प्राइस राइज का मेन रीज़न यही है, जब डिमांड बढ़ती है और सप्लाई कम होता है, बराबर, खरीदने वाले ज़्यादा बेचने वाले कम हो तो तब प्राइस बढ़ जाती है, अक्सर बढ़ जाती है। और इसी वजह से उनमें पहला रीज़न वही कि इंक्रीज इन मॉनेटरी सप्लाई। जब लोगों के पास मॉनेटरी सप्लाई, मनी ज़्यादा आ जाती है, पैसे ज़्यादा आ जाते हैं। अब पैसे क्यों ज़्यादा आते हैं? तो उसके बहुत सारे रीज़न्स हैं, बहुत सारे रीज़न है। एक तो देखो कि जब गवर्नमेंट किसी को भी लोन देती है ना, समझना अब पूरी कंट्री की बात कर रहे हैं, जब गवर्नमेंट किसी को भी लोन देती है ना, बराबर, लोन दे रहे हैं, जैसे फार्मर्स को वो सब्सिडीज़ देती है या और कुछ बेनिफिट देती है, अगर गवर्नमेंट लोगों को बेनिफिट देना बढ़ा देती है, पहले जितना बेनिफिट सरकार लोगों को देती थी अब उससे ज़्यादा बेनिफिट दे रही है, तो लोगों के पास पैसे ज़्यादा पहुंच जाएंगे, ठीक है ना। कैसे वो मार्केट में पैसे घूमते हैं ना, मार्केट में मनी सर्कुलेशन कहते हैं, वो ज़्यादा हो जाता है। लोगों के पास ज़्यादा होंगे तो वो दूसरों से चीज़ें ज़्यादा खरीदेंगे तो पैसे उसके पास पहुँचेंगे, वो दूसरे से खरीदेगा, वो पैसे उसके पास जाएंगे, वो दूसरे से खरीदेगा, तो इस तरह से मार्केट में पैसे घूमते रहते हैं। तो वो जब मनी सर्कुलेशन बढ़ जाता है, या तो फिर जब गवर्नमेंट कंट्री में कोई डेवलपमेंट वर्क करती है,
डेवलपमेंट वर्क करती है तब गवर्नमेंट अपनी नई करेंसी बनाकर वो मार्केट में इशू करती है, मार्केट में नई करेंसी डालती है, बराबर। तब उस वक्त सबके पास वो नए पैसे आते हैं, मतलब पैसे बढ़ जाते हैं। वो ये प्रोसेस ऑन द स्पॉट नहीं हो जाती, लेकिन धीरे धीरे होती है, धीरे धीरे होती है उसमें। अभी जैसे प्रेजेंट सिचुएशन बताऊँ ना, प्रेजेंट जस्ट एक एग्जांपल दूँ कि अभी जैसे ये कोविड का टाइमिंग, कोरोना का टाइमिंग जैसे चल रहा है, तो आप लोगों को पता था कि 2-3 महीने पूरा भारत बंद था, है ना। ये लिटरल सिचुएशन ना कि 2-3 महीने पूरा भारत बंद था। मतलब क्या हो गया था पता है कि मार्केट में मनी सप्लाई डिक्रीज हो चुका था, इंक्रीज नहीं डिक्रीज, कम हो चुका था, बहुत कम हो गया था, क्योंकि पूरा भारत बंद था, काम काज वगैरह ये वो सब कुछ बंद थे 2-3 महीने। सबको पता है लॉकडाउन जैसे चल रहा था। फिर उसके बाद जब लॉकडाउन खुला तो भी वो मनी सप्लाई अभी भी इंक्रीज तो नहीं हुआ था ना, क्योंकि लोगों के पास पैसे बचे नहीं थे। सब यही कह रहे हैं, लोगों के पास पैसे बचे नहीं थे, तो इसकी वजह से वो मनी सप्लाई था ही नहीं। फिर गवर्नमेंट ने एक जो है वो नई पॉलिसी निकाली। आप लोगों ने शायद न्यूज़पेपर या किसी में पढ़ा हुआ हो कि भाई जैसे नरेंद्र मोदी टीवी पर आए थे और उन्होंने कहा कि 20 लाख करोड़ वो सबको देना चाहते हैं। कितना? 20 लाख करोड़ वो लोगों के लिए, इंडिया की, पूरी इंडिया की पब्लिक के लिए वो सेवा के लिए देंगे, बराबर। कि जिसमें लोगों को फ्री में अनाज देंगे, है कि नहीं, फ्री में अनाज देंगे या दूसरे फ़ायदे देंगे। जैसे लोन, बैंक का जो लोन है वो लोन के पैसे उन्होंने कम कर दिए, इंटरेस्ट कम कर दिया, ऐसे छोटे 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 बहुत सारे फ़ायदे दिए। तो ये फ़ायदे करते 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 पूरी इंडिया में गवर्नमेंट, मतलब जो मोदी सरकार जैसे हम लोग कहते हैं, उन्होंने 20 लाख करोड़ वो क्या किया, पूरी इंडिया में फैलाए उन्होंने। इसे कहते हैं इंक्रीज इन मॉनेटरी सप्लाई। ये उन्होंने पूरे सप्लाई किया पूरी इंडिया में। वो घर घर जाकर बांटने नहीं गए, उन्होंने क्या किया कि जैसे सब लोगों के लिए फ्री में अनाज बांटा, ठीक है, फ्री में अनाज 6 महीने तक जो भी पुअर पर्सन हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन, उन सबको फ्री में अनाज दिया जाएगा सरकार की तरफ से। अब अगर सबको फ्री में अनाज मिल रहा है तो जो उनके महीने का खर्चा अनाज के ऊपर जा रहा था वो खर्चा अब नहीं होगा ना। भाई पहले मुझे महीने के 2,000 रुपये अनाज खरीदने के लिए खर्चा करना पड़ता था, अब सरकार मुझे फ्री में अनाज दे रही है तो मेरे पास पैसे बढ़ गए कि नहीं, मेरे पास 2,000 रुपये बच गए ना, क्योंकि सरकार फ्री में दे रही है। तो इस तरह से मेरे पास मनी सप्लाई इंक्रीज हो गया। ऐसे वो घर घर पहुंचाती है। जैसे सरकार ने बैंक की जो इंटरेस्ट है वो इंटरेस्ट कम कर दिया, कि बैंक जो ब्याज लेती है लोगों से वो ब्याज लेना बैंक ने बंद कर दिया। तो अब बैंक को ब्याज नहीं देना पड़ेगा, तो मेरे पास जो महीने के 1,000 रुपये मुझे बैंक को ब्याज देने पड़ते थे वो अब नहीं देने पड़ेंगे, वो मेरे बच गए। गवर्नमेंट ने लाइट बिल माफ़ कर दिया, कितनी जगह पर माफ़ कर दिया या कम कर दिया, तो मेरा जो लाइट बिल का खर्चा भी 2,000 आता था महीने का वो भी बच गया, तो वो 2,000 मेरे पास बच गए। तो ऐसे सरकार मुझे जो है, मुझे पैसे देने नहीं आई, लेकिन सरकार ने मुझे फ़ायदे दिया ना, तो मुझे महीने के 5,000 रुपये बच गए, है कि नहीं। 2,000 अनाज में बच गए, 1,000 रुपये बैंक को ब्याज बच गया, 2,000 रुपये लाइट बिल बच गए, तो मेरे पास 5,000 रुपये बच गए महीने के। तो ये मनी सप्लाई इंक्रीज़ हुआ कि नहीं। ऐसा मैं अकेला थोड़ी, पूरी इंडिया के 130 करोड़ लोग, सबको ये फ़ायदे मिले, और सबको फ़ायदे मिले तो सबके पास ये मनी सप्लाई इंक्रीज़ हुआ ना। अब समझ में आ रही है बात, कि सरकार इस तरह से लोगों तक ये पहुंचाती है। ये तो अभी का टाइमिंग, हमेशा से सरकार ऐसे करती है। तो अब बात ये कि जब लोगों के पास मनी सप्लाई बढ़ जाएगा ना, तो उसकी वजह से प्राइस राइज भी क्रिएट होता है। क्यों ऐसा? क्योंकि जनरली जब लोगों के पास मनी सप्लाई बढ़ जाता है ना, तो लोग कभी भी पैसे सेविंग नहीं करते। अब मेरे पास 5,000 रुपये बच गए इस महीने के, सरकार ने मुझे फ़ायदा दिया, तो मैं 5,000 रुपये बैंक में जमा कर दूंगा? अक्सर नहीं करूंगा, शायद 5 में से 1 या 2 करूं, 5 के 5 तो नहीं करूंगा। क्या करूंगा पता है? कि चलो 5,000 रुपये बच गए ना, तो इसका कुछ ना कुछ जो है वो यूज़ करते हैं, कोई नई चीज़ खरीदते हैं, कुछ खाने पीने चलते हैं, कुछ घूमने चलते हैं। ये लोगों का अक्सर यही होता है कि नहीं, है ना। कि मेरे पास पैसे बच गए, भले सरकार ने बचाए, तो वो पैसे रखेंगे नहीं जेब में, उसे खर्च करेंगे।
खर्च करने से क्या होगा, अगर सभी लोग, एक इंसान, मेरे एक से नहीं होगा, लेकिन अगर सभी लोग यही मानने लगे ना, सबके पास जब मनी सप्लाई बढ़ जाता है, सबकी सैलरी बढ़ गई, सबकी इनकम बढ़ गई, सबके पास पैसे ज़्यादा हो गए, तो उनका परचेसिंग पावर बढ़ गया। क्या बढ़ गया? परचेसिंग पावर, ये नाम ध्यान रखना, उसका परचेसिंग पावर बढ़ गया। परचेसिंग पावर मतलब पहले जहाँ पर वो 10 रुपए की चीज़ खरीदते थे, अब 15 रुपए की खरीदेंगे। पहले कपड़े खरीदने के लिए नॉर्मल शॉप पे जाते थे, अब बड़ी मॉल में जाएंगे, है कि नहीं? ये परचेसिंग पावर बढ़ गया ना, कि पहले कपड़ा खरीदना है, चलो ना ये शर्ट खरीदने के लिए कोई भी शॉप से 200 रुपए की शर्ट खरीद लूँगा, नहीं अब मेरे पास पैसे ज़्यादा हैं तो अब मॉल में जाकर 500 रुपए की शर्ट खरीदूँगा, है ना? शर्ट वही 200 की जगह 500 दे के आएंगे, बराबर? तो अगर सभी लोग ऐसा करने लगे ना, तो क्या होता है पता है? मार्केट में डिमांड बढ़ जाती है। पॉइंट यही है, घुमाकर यहाँ से आता है, ये सब में ही पॉइंट यही है, घुमा के आएगा कि जब लोगों के पास पैसे बढ़ जाते हैं, लोग ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें खरीदने लग जाते हैं, तो मतलब लोगों की, मतलब मार्केट में हर चीज़ की डिमांड बढ़ जाती है। और जब डिमांड बढ़ जाती है, उसके सामने सप्लाई नहीं होता, लोगों के पास पैसे बढ़ गए, लोग जो है वो चीज़ें ज़्यादा खरीदने जा रहे हैं, लेकिन क्या कंपनी वाले उतनी ज़्यादा चीज़ें बना रहे हैं? पहले लोग जो 10 शर्ट खरीदते थे, अब 15 शर्ट खरीद रहे हैं, तो क्या कंपनी वाले भी 5 शर्ट ज़्यादा बना रहे हैं लोगों के लिए? नहीं बना रहे। तो मतलब सप्लाई नहीं बढ़ रहा है, सप्लाई उतना ही है, डिमांड बढ़ गई, बराबर? पहले लोग, इसके बहुत सारे एग्जाम्पल है बेटा, ये इसका तो मैं जितना कहता ना, जितना एग्जाम्पल दूँ उतने कम पड़ेगा। पहले जिसके घर में गाड़ी नहीं भी थी, पैसे ज़्यादा होने की वजह से अब हर एक पर्सन एक एक गाड़ी खरीद रहा है, बराबर? हर एक के घर में एक एक टू व्हीलर, एक होगी तो एक जो है वो अपने घर वालों के लिए दूसरी भी टू व्हीलर खरीदेगा, है कि नहीं? सबके घर में जो है वो गाड़ियाँ आएगी, जब गाड़ी आएगी तो गाड़ी अगर चलाने के लिए पेट्रोल भी तो चाहिए ना, है कि नहीं? पेट्रोल भी तो चाहिए कि नहीं? मतलब गाड़ियाँ ज़्यादा हो गई तो अब लोग ज़्यादा पेट्रोल डलवा रहे हैं। पहले जिसके घर में एक गाड़ी चलती थी, अब 2 गाड़ियाँ चल रही है, तो पेट्रोल भी तो ज़्यादा यूज़ होगा ना, तो पेट्रोल की डिमांड बढ़ गई, लेकिन सरकार ज़्यादा पेट्रोल बनाती है, बनाती है ज़्यादा पेट्रोल, सप्लाई उतना ही है, डिमांड बढ़ गई, तो डिमांड बढ़ गई, सप्लाई उतना ही है, तो जिसकी वजह से प्राइस राइज हो जाता है। फिर सरकार क्या करती है पता है? चुपचाप पेट्रोल के दाम बढ़ा देती है, क्योंकि भाई सप्लाई नहीं है, डिमांड ज़्यादा हो गई, सप्लाई कम हो गई, तो प्राइस बढ़ा दो, बराबर ना? जो मॉल में शर्ट खरीदने जा रहे हो, अब मॉल वालों को लग रहा है नहीं अब तो सब लोग मॉल में ही आ रहे हैं, तो वो जो 500 रुपये की शर्ट थी वो भी अब 600 में बेचेंगे, ठीक है ना? तो बात यही है, जब डिमांड बढ़ती है, सप्लाई कम होता है, तो प्राइस राइज होती है। उसमें पहला रीज़न यही ना कि इंक्रीज इन मॉनेटरी सप्लाई, जब मनी सप्लाई बढ़ता है, लोगों के पास पैसे ज़्यादा, मतलब परचेसिंग पावर ज़्यादा, परचेसिंग पावर ज़्यादा मतलब लोग ज़्यादा चीज़ें खरीद रहे हैं, ज़्यादा चीज़ें खरीद रहे हैं मतलब डिमांड बढ़ती है, उसके सामने सप्लाई होता नहीं है, तो डिमांड बढ़ती है तो प्राइस राइज होता है, ठीक है? ये एक पॉइंट अब डिटेल में समझाया, अब ये बाकी के सब पॉइंट इसी पे ही कनेक्टेड है, ठीक है ना? तो उसके बाद फिर दूसरा पॉइंट देखें, अब इन सब में शॉर्ट है, इनके थ्रू ही चलेंगे, कि जैसे दूसरा आता है पॉपुलेशन ग्रोथ, पॉपुलेशन ग्रोथ की वजह से भी प्राइस राइज होता है। तो पॉपुलेशन ग्रोथ क्यों? हमें पता है कि हमारी कंट्री की पॉपुलेशन हर साल 1.9% के अकॉर्डिंग इंक्रीज हो रही है, हर साल अप्रॉक्सीमेट कहा जाए ना तो 70 to 80 लाख पॉपुलेशन हर साल बढ़ती है। तो जहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा होगी, सीधी सी बात है, जहाँ पे पॉपुलेशन अगर ज़्यादा होगी तो लोग ज़्यादा होने की वजह से वो लोग चीज़ें भी ज़्यादा खरीदेंगे, और चीज़ें ज़्यादा खरीदेंगे मतलब डिमांड ज़्यादा होगी, डिमांड ज़्यादा होगी लेकिन उसके सामने सप्लाई होगी नहीं, तो जिसकी वजह से भी प्राइस राइज होता है। सीधी सी बात है ना यार, एक सोसाइटी में पहले 10 लोग रहते थे, सोसाइटी के बाहर एक छोटी सी दुकान थी, सोसाइटी के बाहर छोटी सी दुकान थी, वही 10 ही लोग सब जो है वो उसी दुकान से खरीद रहे थे, बराबर, रेगुलर चल रहा था। अब सोसाइटी में 10 की जगह 15 लोग रहते हैं, तो वो अब 15 लोग उससे खरीदेंगे, 15 लोग अब उस शॉप से खरीदेंगे, लेकिन उस शॉप वाले के पास चीज़ें ज़्यादा नहीं हैं, चीज़ें तो 10 लोगों के लिए ही हैं, तो वो क्या करेगा? वो प्राइस बढ़ा देगा उसका, बरोबर ना? कि पहले 10 लोग जहाँ खरीदते थे अब 15 लोग खरीद रहे हैं, तो मतलब डिमांड बढ़ गई ना उसकी,
लेकिन उस शॉप वाले के पास उतनी चीज़ें नहीं होगी, सप्लाई होगा नहीं, तो वो क्या करेगा, वो अपनी प्राइस बढ़ा देगा, हर एक चीज़ में थोड़े थोड़े रुपए बढ़ा देगा। तो ये तो एक सोसाइटी की बात हुई। अब पूरी कंट्री में इमेजिन कर लो कि पूरी कंट्री में जब हमें आज़ादी मिली थी ना, तो 40 से 45 करोड़ के बीच में हमारी पॉपुलेशन थी। कितनी पॉपुलेशन? 40 टू 45 करोड़। आज कितनी है? 130 करोड़, बराबर। 130 करोड़ के आसपास हमारी पॉपुलेशन पहुंच चुकी है। तो इतने ज़्यादा लोग, तो वो सभी लोग, उनका परचेसिंग पावर भी ज़्यादा होगा, लोग चीज़ें भी ज़्यादा खरीदेंगे। पूरी इंडिया में कोई भी ऐसा इंसान नहीं होगा कि मैं तो कभी कुछ खरीदता ही नहीं, आराम से बैठा हूँ, ऐसा तो नहीं ना, बराबर ना। तो वो चीज़ें भी ज़्यादा खरीदेंगे, लेकिन उतनी ज़्यादा चीज़ें बनती नहीं हैं, सप्लाई उतना नहीं होता, डिमांड बढ़ती जाती है, इसकी वजह से प्राइस राइज होता है। तो मतलब पॉपुलेशन ग्रोथ की वजह से भी प्राइस राइज होता है। हर एक में रीज़न घुमाकर यहीं पहुँचेगा, डिमांड एंड सप्लाई पे, हर एक में। दूसरा, जैसे इंक्रीज इन एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट करना, तो एक्सपोर्ट मतलब क्या, कि अपनी कंट्री से चीज़ें दूसरे देशों में भेजना। अब हमारी इंडिया ने काफ़ी डेवलपमेंट किया है, अब हमारी इंडिया में इतनी सारी अच्छी चीज़ें बनती हैं कि बाहर से लोग मंगवाते हैं, बराबर। मतलब यहाँ से चीज़ें एक्सपोर्ट होती है बाहर के देशों में, और हमारे देश में लोगों को वो क्या कहते हैं, थोड़ी सी है तो लालच, लालच तो है ही कि हम लोग बाहर के देश में भेजेंगे, बराबर, बाहर के देश में भेजेंगे कि वहाँ से पैसे ज़्यादा मिलेंगे। यहाँ भेज रहे हैं रुपए में, बाहर भेजेंगे तो डॉलर में पैसे मिलेंगे। तो इसलिए लोग, जो बिजनेसमैन है, वो इंडिया में चीज़ें न बेचकर कहाँ बेचते हैं, बाहर जाकर, मतलब कि एक्सपोर्ट बढ़ जाता है। और अगर सब चीज़ें बाहर ज़्यादा बेचेंगे ना, तो इंडिया में चीज़ों की कमी हो जाती है, बराबर। सब चीज़ें बाहर जाकर बेचने लगे इंडिया के बाहर, तो इंडिया में तो चीज़ों की कमी हो जाएगी ना। घूमकर बात वहाँ पहुँचेगी कि इंडिया में चीज़ों की कमी मतलब कि सप्लाई कम हो जाएगा, और डिमांड तो उतनी, यहाँ पे लोग तो बढ़ते जा रहे हैं, डिमांड बढ़ती जा रही है, लेकिन चीज़ें यहाँ पे न रख कर बाहर के देशों में भेजेंगे तो सप्लाई कम हो जाएगा। तो घूम के बात वहीं पहुँची कि भाई डिमांड बढ़ जाएगी, सप्लाई कम हो जाएगा, क्योंकि सब चीज़ें बाहर भेज देंगे, तो इसकी वजह से फिर से प्राइस राइज होगा, होगा ना। तो इसकी वजह से भी प्राइस राइज होता है कि नहीं, है कि नहीं। इंडिया में, टोटल इंडिया में ना एक नहीं लाखों चीज़ें बिकती है, कहते हैं ना वो पिन से लेके प्लेन तक सब चीज़ें इंडिया में मिलती है। तो हर एक चीज़ की प्राइस अलग अलग, और हर एक चीज़ के प्राइस बढ़ने के रीज़न भी अलग अलग। आप टीवी खरीदने जाते हो तो टीवी के पीछे कोई और रीज़न होगा कि उसकी प्राइस भी बढ़ती जा रही है, बराबर। आप सब्जियां खरीदने जा रहे हो तो सब्जियों के पीछे कोई और रीज़न है कि उसकी प्राइस बढ़ती जा रही है। लेकिन इन्हीं सब रीजंस की वजह से इंडिया में ओवरऑल सबकी प्राइस जो है वो इंक्रीज होती जा रही है। अब जैसे एक्सपोर्ट के बाद दूसरा आता है हाई प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल। ये अब जैसे हाई प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल कैसे कहते हैं? रॉ मटेरियल मतलब कोई भी मटेरियल बनाने के पहले जो उसका कच्चा सामान होता है वो उसका रॉ मटेरियल कहलाता है, बराबर ना, कच्चा सामान जिसे कहते हैं। अब जैसे जनरली कोई कॉटन क्लॉथ बनता है, कॉटन के कपड़े बनते हैं, तो उसके लिए क्या चाहिए? कॉटन चाहिए होता है। कॉटन कहाँ से मिलता है? एग्रीकल्चर में से। एग्रीकल्चर में से कॉटन मिलता है तो ये कॉटन क्लॉथ बनता है ना, सही बात है। अब पहले एग्रीकल्चर से कॉटन 100 रुपये का मिलता था, तो उससे शर्ट बनाते थे और बेचते थे 200 रुपये में, जस्ट एग्जाम्पल। तो उसको वहाँ से कॉटन ही अगर जो है वो 100 की जगह 150 रुपये में मिल रहा है, तो क्या वो शर्ट जो बेच रहा है वो 200 में ही बेचेगा? नहीं, वो अब 200 की जगह 300 में बेचेगा। क्यों 300 में? क्योंकि उसे भी तो प्रॉफिट कमाना है ना फिर। मतलब अगर रॉ मटेरियल ही जो है वो महंगा आ जाता है, उसकी प्राइस बढ़ जाती है वहाँ से, तो ओवरऑल चीज़ों की भी प्राइस जो है वो बढ़ जाती है। सही बात है कि नहीं? कि ये जैसे नॉर्मल पेन, ये पेन जो है वो 20 रुपीज़ में मिलती है, 20 रुपये में मिलती है, क्योंकि भाई इसके अंदर इंक है, प्लास्टिक है, ये सब चीज़ है, ये सब चीज़ें इसकी रॉ मटेरियल कहलाई, कि इसमें इंक भी डलता है, ये प्लास्टिक भी है, इसका ढक्कन भी बनता है, ये सब। तो ये टोटल 20 रुपये में मिलती है। अब समझो यहाँ से जो इंक के पैसे हैं वो बढ़ गए, प्लास्टिक के पैसे हैं वो बढ़ गए, तो अगर रॉ मटेरियल ही बढ़ जाएगा तो क्या ये पेन फिर 20 रुपये में मिलेगी? नहीं, इसके भी प्राइस बढ़ जाएंगे, है कि नहीं। तो इसलिए जब रॉ मटेरियल का प्राइस बढ़ता है ना, तो उसकी वजह से भी ओवरऑल प्राइस राइज हो जाता है फिर। यहाँ दूसरा रीज़न आता है यूजेज ऑफ नॉन रजिस्टर्ड करेंसी। नॉन रजिस्टर्ड करेंसी
नॉन रजिस्टर्ड करेंसी मतलब कहलाती है ब्लैक मनी। ये ब्लैक मनी किसे कहते हैं? ब्लैक मनी क्या कहलाता है कि जनरली जो मनी हमने गवर्नमेंट को नहीं बताई हो, गवर्नमेंट से छुपा कर जो पैसे हमने रखे हुए हो, तो वो कहलाते हैं नॉन रजिस्टर्ड करेंसी या तो ब्लैक मनी। अब गवर्नमेंट से छुपा कर मतलब क्या? देखो, हम लोग जो भी कमाते हैं ना, जो भी पैसे, जो हमारी इनकम होती है ना, आपके घर में आपके पेरेंट्स की जो भी इनकम हो, उस इनकम के ऊपर कुछ मिनिमम टैक्स भरना पड़ता है, मिनिमम टैक्स। अब जनरली तो ऐसा है कि जिसकी महीने की पगार 50,000 के आसपास हो ना, 50,000 से कम हो ना, तो उसको टैक्स भरना ही नहीं पड़ता। जिसकी इनकम 50,000 से ज़्यादा हो तो उसे थोड़ा सा टैक्स भरना पड़ता है, थोड़ा सा, बराबर। तो फिर भी लोग क्या करते हैं पता है? लोग गवर्नमेंट को टैक्स भरने से डरते हैं। अब सपोज मेरी इनकम जो है वो 60,000 है, महीने की 60,000 रुपये, जस्ट एग्जाम्पल, कि अगर महीने के 60,000 मेरी इनकम है, तो मुझे उसके ऊपर है ना 5,000 रुपये टैक्स भरना पड़ेगा। कितना? 5,000 रुपये। 60,000 में से 5,000, तो मेरे पास बचे 55,000। लेकिन ये 5,000 बचाने के लिए, ये 5,000 बचाने के लिए कि भाई मैं क्यों टैक्स भरूँ, 5,000 मैं क्यों दूँ सरकार को, तो इसके लिए मैं सरकार को झूठ बोल दूंगा कि मेरी इनकम 60,000 नहीं है, मेरी इनकम 40,000 ही है, बराबर। कम बता दूंगा कि मेरी इनकम 40,000 ही है, मतलब अब सरकार मुझसे टैक्स नहीं मांगेगी क्योंकि तब तक तो टैक्स फ्री है, बराबर। 60,000 हो तो आपको थोड़ा सा टैक्स भरना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो, 5,000 बचाने के लिए मैंने 20,000 रुपये का झूठ बोल दिया कि मेरी इनकम 60,000 नहीं 40,000 रुपीज़ है, और 20,000 मैंने झूठ बोल दिया, मतलब कि वो 20,000 मैंने साइड में छुपा कर रख दिए, सरकार को नहीं बताया कि ये मेरी इनकम है। तो ये है ना मेरी ब्लैक मनी हो गई, ब्लैक मनी, नॉन रजिस्टर्ड करेंसी। ये 20,000 रुपये हर महीने में ब्लैक मनी रखूँगा, साइड में रखता जाऊँ, तो साल में जो है वो कितने हो जाते हैं? साल में 2,40,000 रुपये हो जाते हैं पूरे साल के, जो मैंने सरकार से छुपाए हैं। और ये 2,40,000 छुपा के क्या करूँगा? बस तिजोरी में रख दूँ? बैंक में भी नहीं रख सकता, क्योंकि बैंक में तो क्या कह सकते हैं कि भाई पूरा का पूरा वो रजिस्टर्ड मांगते हैं उनसे कि भाई कहाँ से आई इनकम, क्यों आई। बैंक में तो पूरा रजिस्टर करवाना पड़ता है, नॉन रजिस्टर बैंक में नहीं चलता है। तो वो क्या करेंगे पता है? ये जो 2 लाख रुपए मेरे एक्स्ट्रा बच गए ना, बराबर, तो वो मैं कहीं से भी कोई भी दूसरी चीज़ें खरीदता जाऊंगा कि भाई घर में जो है वो ये 2 लाख रुपए मेरे पास बच गए, ब्लैक मनी है, तो घर में एक बड़ी सी टीवी लगा दी, एसी लगा दी, रेफ्रिजरेटर लगा दिया, है ना, घर में फर्नीचर बना दिया। ऐसी चीज़ें जिसका कोई बिल नहीं बनता। आप लोग अक्सर बाहर से जब चीज़ें खरीदने जाते हो, ध्यान देना है इसका पॉइंट, ध्यान से समझना, जब भी बाहर से कोई चीज़ें खरीदते हो तो उसका बिल लेना ज़रूरी है। क्योंकि जब आप लोग बिल लेते हो ना, कोई भी शॉपकीपर से जब आप बिल लेते हो, तो मतलब वो करेंसी आपकी रजिस्टर हो गई, सरकार को पता चल जाता है कि हाँ भाई आपके पास ये लीगल पैसे हैं। लेकिन अक्सर हमारे इंडिया में ये गलती है कि कोई भी शॉपकीपर है ना बिल देता नहीं है, तो इसकी वजह से लोग क्या करते हैं पता है? ब्लैक मनी का यूज़ कर लेते हैं। मेरे पास 2 लाख रुपए एक्स्ट्रा ब्लैक मनी थी, जो मैंने बताया, मैंने बचा ली है, सरकार को नहीं बताया, तो ये 2 लाख रुपए मैं ऐसी जगह पे जाके खर्च करूँगा जहाँ पे बिल लेने या देने की ज़रूरत पड़ती नहीं हो, बराबर। तो जिससे अगर मैं समझो 2 लाख में से 50,000 की बड़ी सी टीवी खरीद के लाया, बड़ी सी टीवी मैंने 50,000 की खरीदी 2 लाख में से, बराबर, और उस जो जिससे टीवी खरीदी ना, उससे भी मैंने बिल लिया नहीं, तो मतलब वो मेरी ब्लैक मनी थी, वो मेरी भी ब्लैक मनी हो गई और उस शॉपकीपर की भी ब्लैक मनी हो गई, क्योंकि उसने भी बिल नहीं दिया, उसने भी पैसे समझो चोरी किए, मैंने भी समझो पैसे चोरी किए, ठीक है। और ये चोरी से क्या होगा पता है? सरकार को बहुत बड़ा नुकसान होता है। और वो सरकार का नुकसान तो चलो हम लोग कंज्यूमर अवेयरनेस में देखेंगे, उस पार्ट में है इसका टॉपिक। लेकिन इससे क्या होगा पता है? कि अगर मेरे पास पैसे ज़्यादा हैं, 2 लाख जैसे मैंने एग्जांपल दिया, मेरे पास बच गए, तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें खरीदूंगा। और ओवरऑल उसी कॉन्सेप्ट पे अगर पहुँचें तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें खरीदूंगा, मतलब मार्केट में डिमांड बढ़ेगी। अब ये खाली मेरे से थोड़ी, मार्केट में सभी ऐसा करते हैं, सब लोग ऐसा करते हैं, पैसे चोरी करते हैं, अपने ही घर में अपनी ही चोरी, कि भाई सरकार को टैक्स नहीं देना है तो अपने ही पैसों की चोरी करते हैं, ब्लैक मनी बना देते हैं अपने पैसों को, बराबर। तो जिससे
वो ब्लैक मनी से जब चीज़ें खरीदने जाते हैं ना तो चीज़ों की डिमांड बढ़ती जाती है, बराबर। और डिमांड बढ़ती है, सप्लाई होता नहीं है, तो जिसकी वजह से फिर से प्राइस राइज होता है। तो इसलिए यूजेज ऑफ नॉन रजिस्टर्ड करेंसी, जब ऐसी ब्लैक मनी का यूज़ होता है ना तो भी प्राइस राइज होता है। क्योंकि इससे जो ब्लैक मनी वाले होते हैं उन्हें तो घर में चीज़ें आ जाती है, बड़ी टीवी फ्रिज जो भी चीज़ें खरीदो ना आप लोग, वो सब आ जाते हैं। लेकिन जो लोग ईमानदारी से काम करते हैं ना, फिर उन लोगों को ये प्राइस राइज की प्रॉब्लम होती है, उनके लिए ये प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। हमारे लिए फ़ायदा, लेकिन किसी और के लिए वो नुकसान बनता है। इसलिए ये ब्लैक मनी कभी भी यूज़ नहीं करनी चाहिए, बराबर। सीधा जितना भी है ना, 5,000 हमें सरकार को अगर टैक्स देना पड़ रहा है तो चुपचाप दे देना, प्रॉब्लम क्या है फिर उसमें। आ रही है ना बात समझ में। तो देखो ये ब्लैक मनी से भी प्राइस राइज होता है। दूसरा आता है प्राइस राइज बाय गवर्नमेंट। हाँ, कितनी बार गवर्नमेंट खुद ही प्राइस राइज करती है, उसके पीछे बहुत सारे रीज़न होते हैं कि भाई गवर्नमेंट को क्या कह सकते हैं कि भाई पूरे देश के खर्चे पूरे करने होते हैं या दूसरे कोई रीज़न होते हैं, तो इसकी वजह से वो भी प्राइस राइज करती है। अब जैसे गवर्नमेंट ने जो है वो क्या कहते हैं, पेट्रोल के प्राइस बढ़ा दिए। जो प्राइस गवर्नमेंट के कंट्रोल में होते हैं वो प्राइस राइज करती है ना, जैसे पेट्रोल के प्राइस गवर्नमेंट ने बढ़ा दिए, बराबर। तो अगर पेट्रोल के प्राइस उसने बढ़ा दिए तो जिससे क्या होगा, खाली पेट्रोल ही तो बढ़ा, उससे क्या, लेकिन उस पेट्रोल की वजह से है ना ओवरऑल मार्केट में सभी चीज़ों के प्राइस बढ़ जाते हैं। देखो पेट्रोल के प्राइस अगर बढ़ गए मतलब जो ट्रक चलाने वाले होंगे ना, जो ट्रक्स चलाते हैं, ट्रांसपोर्ट का जो बिजनेस करते हैं, तो उनका खर्चा बढ़ गया कि नहीं, बराबर। तो मतलब ट्रांसपोर्ट का खर्चा बढ़ गया। अगर ट्रांसपोर्ट का खर्चा बढ़ गया तो ट्रांसपोर्ट में जो सब्जियां आती थी ना वो सब्जियां भी महंगी हो गई, वो सब्जियां भी जो है वो महंगी हो गई। वो सब्जियां जब हमारे तक पहुंचती है ना, हम लोग तो अपने घर के बाहर से ही सब्जियां खरीद लेते हैं, तो वहां तक जो सब्जी पहुंचती है ना तो वो पूरा प्राइस धीरे 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 बढ़ता हुआ आता है। गवर्नमेंट जो है वो पेट्रोल में 50 पैसे सिर्फ आठाना बढ़ा देती है, तो उसके कंपैरिजन में जो ट्रांसपोर्ट वाले होते हैं वो अपना प्राइस 2 रुपये बढ़ा देते हैं। और उसके कंपैरिजन में फिर जो सब्जी वाले होते हैं उसमें जो होलसेल वाले पहले, वो अपना प्राइस 5 रुपये बढ़ा देते हैं। फिर वो सब्जी वाले जो रिटेल में हमारे गली तक लेकर आते हैं वो अपना प्राइस 10 रुपये बढ़ा देते हैं। मतलब गवर्नमेंट ने खाली पेट्रोल के आठाने बढ़ाए, लेकिन वो हमारे तक पहुँचे 10 रुपये बनकर, बराबर। 10 रुपये बनकर हमें नुकसान हुआ कि हम जो सब्जियां खरीद रहे हैं या ट्रांसपोर्ट के से खाली सब्जियां थोड़ी, दूसरी भी बहुत सारी चीज़ें, जब आप घर का दूसरा सामान खरीदते हो कोई भी शॉप से या कहीं से भी, उन सब चीज़ों में प्राइस बढ़ जाता है खाली एक पेट्रोल के प्राइस बढ़ने से, है कि नहीं। उसी समझो ट्रांसपोर्ट में जो है वो ये दूध की चीज़ें भी तो आती हैं, जो डेयरी की चीज़ें होती है वो भी तो आती हैं, तो ट्रांसपोर्ट में वो चीज़ें आती होगी तो वो भी नुकसान पड़ेगा। उससे ट्रांसपोर्ट की वजह से बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ चलती हैं तो उन्हें भी नुकसान होगा, वहाँ पर भी प्राइस राइज होगा। तो खाली गवर्नमेंट ने एक चीज़ का भी प्राइस राइज करे ना तो ओवरऑल सबका प्राइस बढ़ जाता है, ठीक है। तो ये भी एक रीज़न आता है। या दूसरा आता है नेचुरल फैक्टर्स। हाँ, कोई कोई नेचुरल फैक्टर्स जैसे फ्लड आ जाना, अर्थक्वेक आना, साइक्लोन आना, है ना, जो बाढ़ भूकंप तूफान आता है या और कोई भी नेचुरल चीज़ हो, तब उस वक्त भी प्राइस बढ़ जाती है, ठीक है। जनरली आप लोगों को ध्यान होगा जब बाढ़ आती है ना तो पता होता है कि हाँ भाई जो है वो बाढ़ आने वाली है, तब वो उस वक्त अगर पहले से ही पता हो तो सब लोग है ना अपना घर का सामान भरने लगते हैं, ठीक है। अभी सिचुएशन चलो बाढ़ की सुनो, अभी की सिचुएशन आपको पता होगी, सब ने आप अपने घर के आसपास ये सीन देखे होंगे कि अभी जैसे ये कोरोना का टाइम चल रहा था, तब उस वक्त का टाइम जब पहले पहले जब लॉकडाउन होने वाला था, कि जब सरकार ने ये बताया कि अब जो है वो 2 महीने सबको घर पे बैठना है आराम से, ठीक है, गवर्नमेंट ने ऐसे बता दिया, तो 2 महीने घर पे बैठना है तो सब लोग 2 महीने का राशन खरीदने लगे, है ना, क्या 2 महीने घर पे बैठना है, ये चीज़ भी खरीदो, ये भी खरीदो, वो भी खरीदो। तो सब चीज़ें जब खरीदने लगे तब उस वक्त डिमांड बढ़ गई ना, डिमांड बढ़ गई, लेकिन क्या शॉपकीपर्स के पास इतनी सारी चीज़ें थी, सप्लाई कम था और हर जगह पे प्राइस बढ़ गया था। कभी अपने पेरेंट्स से पूछना कि ऐसी सिचुएशन में जो भी वो खरीदने जा रहे थे ना, सब्जी खरीदने जा रहे थे, जो 20 रुपए किलो मिलती थी वो 40 रुपए किलो मिल रही थी, बराबर। अनाज खरीदने जा रहे थे तो अनाज जो गेहूँ चावल वो जो 40 मिलते थे वो 50-60 रुपए किलो मिलने लगे। क्यों? क्योंकि सभी लोग खरीद रहे थे, सब खरीद रहे थे, तो इसलिए प्राइस बढ़ गया। सब खरीदने जाते हैं ना
तो डिमांड बढ़ जाती है और सप्लाई कम हो जाता है, तो इसकी वजह से प्राइस राइज होता है। हर किसी में यही रीज़न है ना, बराबर। तो जब ऐसा नेचुरल फैक्टर, इसकी जगह बाढ़ आता हो, भूकंप आता हो, या कोई भी ऐसी चीज़ क्यों ना हो, तब उस वक्त सभी लोग अपने घर का सामान, बेसिक नीड्स, वो पहले खरीदने लगते हैं कि भाई घर में तो ये सब चीज़ें होनी ही चाहिए, और इसकी वजह से फिर ओवरऑल प्राइस राइज होता है। या तो आखिरी इनमें फैक्टर आता है स्मगलिंग, होर्डिंग एंड ब्लैक मार्केटिंग। भाई इनकी वजह से, अब स्मगलिंग किसे कहते हैं, तीनों समझना, अलग अलग चीज़ें। स्मगलिंग मतलब क्या? स्मगलिंग मतलब वो कहलाता है जब हम कोई भी प्रोडक्ट दूसरे देश से मंगवाते हैं ना, सपोज़ मैं यहाँ से दुबई घूमने गया और दुबई से कोई भी चीज़ मैं यहाँ पे लेकर आया, तो जो भी चीज़ मैं यहाँ पे लेके आऊँ ना, तो उसका पहले मुझे टैक्स भरना पड़ता है एयरपोर्ट पे, ठीक है। हाँ, एयरपोर्ट पे उसका टैक्स भरना पड़ता है कि मैं बाहर से ये चीज़ें लेकर आ रहा हूँ, बराबर। तो वो टैक्सेबल थिंग्स होती हैं। लेकिन जो लोग बिना टैक्स भरे चोरी से छुपा कर अपनी जेब में, बैग में, और कोई रास्ते से निकल आते हैं, कैसे भी करके जो छुपा कर वहाँ से चीज़ें लेकर आते हैं ना बिना टैक्स भरे, तो वो कहलाती है स्मगलिंग। उसे स्मगलिंग कहते हैं, ठीक है। कि मेरा सपोज़ शूज़ का बिज़नेस है, जूतों का अगर मेरा बिज़नेस है और मैं जूते मंगवाता हूँ अमेरिका से, हाँ इतना बड़ा बिजनेस कि मैं अमेरिका से चलो जूते मंगवा रहा हूँ, जस्ट एग्जांपल, और वहाँ से जब मैं मंगवा रहा हूँ तो मुझे बीच में टैक्स भरना पड़ेगा ना, है कि नहीं? बिल्कुल, एयरपोर्ट पे जो ट्रांसपोर्ट से मैं मंगवाऊंगा टैक्स भरना पड़ता है। लेकिन बिना टैक्स भरे कैसे भी चोरी करके और कैसे भी अगर मैं वो सब शूज़ अपने यहाँ पे लेकर आया ना बेचने के लिए, तो वो मेरी स्मगलिंग कहलाई। स्मगलिंग से मैंने गवर्नमेंट को टैक्स नहीं दिया, वो तो चोरी हो ही गई, लेकिन स्मगलिंग की जो चीज़ें होती है ना, ये इल्लीगल चीज़ें हो गई, और इल्लीगल चीज़ें बेचने वक्त उसकी प्राइस ओवरऑल बढ़ ही जाती है। ऐसी इल्लीगल चीज़ें बेचनी हो तो इससे वो भी ओवरऑल प्राइस राइज करता है, प्राइस राइज, बराबर। तो स्मगलिंग। दूसरा होर्डिंग। होर्डिंग भी प्राइस राइज क्रिएट करता है। होर्डिंग मतलब क्या? होर्डिंग मतलब कहलाता है आर्टिफिशियल स्कैरसिटी। क्या कहलाता है? होर्डिंग मीन्स आर्टिफिशियल स्कैरसिटी। इसका मतलब ये कहते हैं कि भाई मेरे पास ऑब्जेक्ट है, मेरे पास कॉमोडिटी जो भी चीज़ें हैं, लेकिन फिर भी मैं सामने वाले को मना कर देता हूँ कि भाई मेरे पास नहीं है, और अगर चाहिए तो फिर ज़्यादा में लेके जाओ। एक एग्जांपल से ही समझो कि अगर कोई राशन की दुकान है, कोई ग्रोसरी शॉप, वहाँ से मैं तेल का डब्बा खरीदने गया, तिरुपति का तेल का डब्बा, बराबर। 1200 रुपये का तेल का डब्बा आता है तिरुपति का, बराबर। तो वो मैं तेल का डब्बा खरीदने गया, वहाँ उस शॉपकीपर के पास गया, भाई लाओ भाई तेल लाओ, ठीक है। तो उसने कहा मेरे पास नहीं है, कि भाई डब्बा ख़त्म हो गए, तिरुपति के तेल के डब्बे ख़त्म हो गए। कोई ख़त्म नहीं होते, उसके गोडाउन में पूरा गोडाउन भरा पड़ा है डब्बों से, फिर भी उसने मुझे झूठ बोला, बराबर। फिर भी उसने मुझे झूठ बोला कि डब्बे ख़त्म हो गए, और झूठ बोलने के बाद फिर वो शॉपकीपर मुझे ऐसा बोलता है कि देखो भाई डब्बे है नहीं, लेकिन अगर तुम्हें चाहिए ना तो मैं दूसरे से मंगवा के दूंगा, लेकिन 200 रुपये ज़्यादा देने पड़ेंगे, 1200 की जगह 1400 में मिलेगा। अब मुझे तो वो डब्बा चाहिए ही, तो मैं बोलूँगा चलो लो भाई 200 रुपये ज़्यादा, मुझे वो डब्बा लाओ। तो वो किसी और से मंगवा के नहीं आता, अपने ही गोडाउन से लेकर आता है, उसके पास था ही, फिर भी झूठ बोलकर मुझसे 200 रुपये ज़्यादा ले लिए। इसे कहते हैं होर्डिंग। ये आर्टिफिशियल स्कैरसिटी, जानबूझ के चीज़ों को छुपा कर उसके प्राइजेस ज़्यादा लेना। मेरे पास है वो चीज़, फिर भी मेरे से कोई अगर लेने आएगा ना तो मैं उसे बोलूँगा भाई मेरे पास है नहीं, तू बोल तो भाई दूसरे से मंगवा के देता हूँ, लेकिन 200 रुपये ज़्यादा देने पड़ेंगे। फिर कोई दूसरे से नहीं, अपने पास से ही वो लेके दे दूंगा, लो भाई 200 रुपये ज़्यादा मिले। तो ये हो गया ना प्राइस राइज, किसकी वजह से? होर्डिंग की वजह से। ये भी एक तरह की चोरी है। और दूसरा ब्लैक मार्केटिंग। ब्लैक मार्केटिंग उसे कहते हैं कि जब डिमांड ज़्यादा होती है ना, जब डिमांड ज़्यादा होती है तब कोई भी ऑब्जेक्ट का प्राइस जानबूझकर ज़्यादा लेना, उसकी एमआरपी से ज़्यादा प्राइस ले लेना, इसे ब्लैक मार्केटिंग कहते हैं। आप लोगों को ब्लैक मार्केटिंग का वो एग्जांपल शायद पहले, बहुत पहले शायद टीवी वगैरह में देखा हो। पता है वो मूवी की टिकट्स जो है वो ब्लैक में बेचते हैं, ऐसा कहते हैं ना, मूवी की टिकट ब्लैक में बेचते हैं, बराबर। कि 100 रुपये की टिकट 200 में चाहिए, जिसको चाहिए तो 100 की 200 में मिलेगी। तो ये एक तरह की ब्लैक मार्केटिंग। आज के टाइम में कैसा होता है पता है? एक एग्जांपल जो शायद आप सबने देखा होगा,
आपके घर में शायद कोई गाड़ी खरीदने गए होंगे, 2 व्हीलर या 4 व्हीलर खरीदने गए होंगे आप लोग, बराबर। तो कोई शोरूम में जाते हो ना, तो शोरूम में गाड़ी खरीदने गए तो वो क्या कहेंगे कि भाई अभी सीज़न चल रही है, आप गाड़ी बुक करवाओ, 1 हफ्ते बाद आपको गाड़ी मिलेगी, है ना, 1 हफ्ते बाद मिलेगी आपको गाड़ी, वो ये कहते हैं। लेकिन फिर मैं कहता हूँ कि नहीं भाई, मुझे तो आज की आज गाड़ी चाहिए, बराबर। तो उनके पास होती है गाड़ी, वो कोई मना नहीं करते, उनको तो बेचनी ही है गाड़ी, होती है उनके पास, फिर भी वो क्या कहेंगे, तुम्हें आज की आज गाड़ी चाहिए ना, तो भाई तुम्हें 10,000 रुपये ज़्यादा देने पड़ेंगे, बराबर। क्या करना पड़ेगा, 10,000 ज़्यादा देने पड़ेंगे। अब 50,000 की गाड़ी वो कहते हैं 1 हफ्ते बाद ले जाओ, लेकिन अगर मुझे आज ही चाहिए, नहीं भाई घर पे किसी का बर्थडे है और लेके जानी है, आज के आज गाड़ी चाहिए मुझे, तो 10,000 ज़्यादा देने पड़ेंगे। तो ये जो एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ रहे हैं ना, ये हुआ ये ब्लैक मार्केटिंग, बराबर। ये ब्लैक मार्केटिंग कहलाए, जानबूझ के पैसे ज़्यादा लेना, कि सामने वाले की मजबूरी का फ़ायदा उठा करके, उसे चाहिए अभी के अभी, तो वो लेके ही जाएगा भले ज़्यादा पैसे देकर। तो ये मजबूरी का फ़ायदा उठाकर जो एक्स्ट्रा पैसे लेते हैं ना, तो वो ब्लैक मार्केटिंग कहलाता है, और ये भी प्राइस राइज ही करता है ना, सही बात कि नहीं। तो देखो ये सब रीज़न है कि जिनसे प्राइस राइज होता है, बराबर। भले हमने डिटेल में समझा, लेकिन इम्पोर्टेंट है, ये आप लोग भी माइंड में रखो। ये चैप्टर मैंने पहले ही बताया, जनरल नॉलेज के लिए रखना। आप बाहर से जब भी कोई ऑब्जेक्ट, कोई चीज़ें, कुछ भी खरीदने जाओ तो नोट करो यार, कि कहीं कोई मुझसे ज़्यादा पैसे तो नहीं ले रहा है, ठीक है, कि कहीं कोई होर्डिंग तो नहीं कर रहा है, कोई स्मगलिंग की इलीगल चीज़ें तो नहीं बेच रहा है, कोई जानबूझ के ज़्यादा पैसे लेकर जो है वो मुझे नुकसान तो नहीं करवा रहा है। ये चीज़ों का ध्यान आपको देना है, इसीलिए ये चैप्टर आपको समझाया हुआ है। घर पे भी जब आपके पेरेंट्स के पैसे आ रहे हैं, तो एक बार पेरेंट्स से पूछो एक बार पेरेंट्स से कि आप कहीं ब्लैक मनी तो नहीं बना रहे हो, क्या आप जितने पैसे कमाते हो उसका टैक्स भरते हो कि नहीं भरते हो, आप कोई बाहर से ऑब्जेक्ट खरीदते हो तो उसका बिल लेते हो कि नहीं लेते हो, बराबर। ये सब चीज़ें ज़रूरी हैं, और ये प्राइस राइज ज़रूरी है, इसे रोकना ज़रूरी है, इसको रोकने का काम हमारा ही है। अगर हम इन सब चीज़ों को रोक सकेंगे ना, तो प्राइस राइज भी रुकेगी, है ना। और ज़रूरी है, क्योंकि प्राइस राइज से जो रिच पर्सन है उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जो पुअर पर्सन है वो और पुअर होते जाते हैं, फिर वो लोग गलत रास्ते पे चले जाते हैं, फिर चोरी बढ़ती है, मारामारी बढ़ती है, लूट बढ़ती है। किसकी वजह से, क्योंकि उनके पास फिर पैसे नहीं होते, हर चीज़ का प्राइस बढ़ता जा रहा है, उनके पास पैसे है नहीं, तो वो क्या करेंगे, चोरी करेंगे। तो ओवरऑल सोसाइटी में नुकसान होता है कि नहीं, बराबर ना। लोगों के पास सेविंग नहीं रहती। अब देखो मेरे पास सेविंग हो तो मैं खुद को जो है वो बढ़ाने की कोशिश करूँगा ना, कि हर साल मैं खुद का डेवलपमेंट करूँगा। लेकिन इतना प्राइस राइज हो जाता है कि मेरे पूरे पैसे सब जो है वो खर्चे में ही निकल जाते हैं, सेविंग होती नहीं है, तो कोई भी इंसान अपना डेवलपमेंट कर ही नहीं पाता। वो पुअर उसी कंडीशन में ही रहते हैं, आगे बढ़ ही नहीं पाते, क्योंकि उनका पूरा पैसा खर्चे में ही निकल जाता है। सेविंग हो तो वो आगे बढ़े ना, ठीक है ना। तो इसलिए प्राइस राइज को रोकना ज़रूरी है, और ये जिम्मेदारी हमारी है, सरकार के साथ हमारी भी जिम्मेदारी है। अब उसको कैसे रोकेंगे, और एज अ कंज्यूमर हमारे अंदर क्या क्या अवेयरनेस होनी चाहिए, ये पॉइंट्स अब हम लोग अगले वीडियोज़ में देखेंगे। ओके, थैंक यू।